Hello everyone, this is CA Keval Mota, and now we are going to start with the new chapter, Input Tax Credit. So let us first understand what is the meaning of Input Tax Credit. ठीक है, ये चैप्टर है सबसे इम्पोर्टेंट है। सीए इंटर में सेक्शन 20 एंड 21 सिलेबस में नहीं है। ओके, बाकी तीनों लेवल को सारा का सारा सेक्शंस एप्लीकेबल है। सो लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बेसिक मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज जीएसटी पेड टू अवर सप्लायर। जीएसटी पेड टू अवर सप्लायर मतलब कि जो भी जीएसटी हमने हमारे सप्लायर को दिया है वो हम लोग के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है। ओके, अभी यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने बनाया है ताकि मैं यहाँ पर आप लोग को इजीली समझा पाऊँ। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब कि ये इनपुट का मतलब यहाँ पर सिर्फ इनपुट नहीं है, इट इज इनपुट, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स सब आ गया। ओके, सो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब कि जो जीएसटी हमने हमारे सप्लायर को दिया है वो जीएसटी हम लोग को बेनिफिट देगा when we are going to pay our GST liability. So let us first try to understand from this example what is the meaning of ITC. Okay, अभी यहाँ पर हम लोग का जो एग्जाम्पल है, इन दिस एग्जाम्पल वी आर कंप्यूटर का असेंबली वाले पर्सन। ओके, हम लोग कंप्यूटर का क्या कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, एंड कंप्यूटर को हम लोग सेल कर रहे हैं। तो हम लोग को कंप्यूटर अगर असेंबल करना है तो हम लोग को जो पार्ट्स है कंप्यूटर के वो कहीं से खरीदने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीपीयू खरीदा हुआ है 10,000 रुपीज में, एंड हमने सीपीयू के सप्लायर को जीएसटी पे किया है एट द रेट ऑफ 18%, विच अमाउंट्स टू रुपीज 1800। हम लोगों ने माउस खरीदा है 2,000 रुपीज में। ओके, माउस के ऊपर जीएसटी हम लोगों ने अपने सप्लायर को 28% पे दिया, विच अमाउंट्स टू रुपीज 560। मॉनिटर खरीदा हमने 20,000 रुपए का, जिसके ऊपर जीएसटी हमने 12% दिया अपने सप्लायर को, जीएसटी अमाउंट्स टू 2,400। एंड हमने कीबोर्ड खरीदा 5,000 रुपए में, एंड जीएसटी हमने अपने सप्लायर को दिया 600 रुपये। तो हम लोगों ने ये चार पार्ट्स खरीद लिए हैं। अब इन चारों पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। इन चारों पार्ट को क्या करेंगे, असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। तो हम लोग का कॉस्ट कितना है, इट इज 37,000। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 37,000, एंड हमने अपने सप्लायर को जो जीएसटी दिया है इट इज 5,360। चलो एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जो भी जीएसटी हमने अपने सप्लायर को दिया है, अब सप्लायर क्या करेगा इस जीएसटी का, कमा, एकदम सिंपल क्वेश्चन। जीएसटी हमने अपने सप्लायर को दिया। ओके, जीएसटी हमने अपने सप्लायर को दे दिया, तो सप्लायर क्या करने वाला है इस जीएसटी का, आंसर इज वेरी सिंपल, सप्लायर इज गोइंग टू पे दिस जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को हम लोगों के सप्लायर से 5,360 रुपीज का जीएसटी मिलने वाला है। ओके, गवर्नमेंट को हम लोग के सप्लायर से, हम लोग कंप्यूटर के असेंबली करने वाले हैं। ओके, तो हम लोगों ने अपने सप्लायर को जीएसटी दिया, सप्लायर वुड पे टू गवर्नमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को असेंबल करेंगे और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करेंगे, एंड इस कंप्यूटर को हम लोग सेल करने वाले हैं 50,000 रुपए में। ओके, तो अभी यहाँ पर हम लोग इस कंप्यूटर को जो सेल कर रहे हैं, क्या इसका वैल्यू 87,000 है या इसका वैल्यू 50,000 है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सामने आंसर होते हुए भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसी से आपको लॉजिक समझ में आएगा। ओके, हम लोग कितने बेचने वाले हैं, 50,000 में। तो ये कंप्यूटर का वैल्यू कितना है, 50,000 है, या फिर ये 37 भी है और ये 50 भी है, 87 वैल्यू। आंसर इज वेरी सिंपल, द वैल्यू इज 50,000। हम लोग कंप्यूटर कितने में बेचने वाले हैं, 50 में। तो गवर्नमेंट को जीएसटी कितने पे मिलना चाहिए, 50 पे मिलना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पर 50,000 के ऊपर 18% मतलब 9,000 गवर्नमेंट को जीएसटी मिलना चाहिए। ओके, हमसे एंड हमारे सप्लायर दोनों से मिला के, क्योंकि दिस 50,000 इज द सेलिंग प्राइस एट फाइनल लेवल, सो दिस जीएसटी ऑफ 9,000 शुड बी ऑल्सो एट फाइनल लेवल। तो यहाँ पर हमको 9,000 पे करना है, लेकिन गवर्नमेंट को तो ऑलरेडी 5,360 मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लोग 5,360 पे नहीं करेंगे, हम लोग 5,360 छोड़ करके जितना बचता है उतना ही पे करेंगे। ओके, कितना आएगा देख लो,
3640. सो वी आर गोइंग टू पे टू गवर्नमेंट 3640. आया समझ में? अब यहां पर क्या हो रहा है, 5360 हम लोग के सप्लायर ने दिया, 3640 हमने दिया, इस तरीके से टोटल कितना हो गया, 9000. एंड दिस 9000 represents the GST on the final product. आई होप द डिस्कशन इज क्लियर. आया समझ में? तो आईटीसी क्या रहता है, आईटीसी मतलब हमने जो हमारे सप्लायर को पैसा दिया, दैट बिकम्स अवर आईटीसी. ओके. आईटीसी क्यों होता है, आईटीसी होता है टू अवॉइड डबल टैक्सेशन. ओके, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन. क्योंकि अगर गवर्नमेंट को 5360 ऑलरेडी मिला है एंड वापस से 9000 अगर दिया जाएगा, तो टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, कमान 5360 प्लस 9000. अगर समझो गवर्नमेंट को 14360 जीएसटी मिल रहा है, गवर्नमेंट को 14360 जीएसटी मिल रहा है, तो 14360 डिवाइड बाय 18% करो, 79077, मतलब कि 80,000 पकड़ो. क्या प्रोडक्ट का वैल्यू 80,000 है? नहीं, प्रोडक्ट का वैल्यू 80,000 है ही नहीं. तो प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 80 नहीं है तो गवर्नमेंट को जीएसटी 14,360 क्यों मिलना चाहिए? इसीलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आईटीसी को माइनस करते हैं. ओके. सो नेट फाइनल आईटीसी, जो फाइनल लायबिलिटी रहेगा, दिस फाइनल लायबिलिटी वुड बी पेड थ्रू आईटीसी एंड सम अमाउंट वुड बी पेड थ्रू कैश. ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग पूरा आईटीसी से ही पे करें एंड आईटीसी का बैलेंस भी बचा रहे, ऐसा भी हो सकता है. कब हो सकता है सर? हम लोगों ने बहुत परचेस किया इस मंथ में, बहुत परचेस किया. ओके, लेकिन हम लोग सेल करने वाले हैं अगले महीने, तो इस मंथ में काफी ज्यादा आईटीसी बचेगा एंड अगले महीने में लायबिलिटी आएगा. आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? ओके. अभी और एक मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, मैं वो क्लियर करता हूँ पहले. ठीक है, जो मिसकंसेप्शन है वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ. अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 400 कैलकुलेटर परचेस की, ओके, एक कैलसी का जो प्राइस है, इट वाज से ₹500, टोटल परचेज वैल्यू इज 20,000 एंड जीएसटी जो हमने अपने सप्लायर को पे किया, इट इज 3,600. सो हम लोग को बिल कितने का मिला, 23,600 का. ओके, इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म. अभी सुनो, अभी क्या हो रहा है, हमने 400 कैलसी खरीदा, अभी हम लोग सेल करने वाले इन चारों 400 कैलसी है ना जो, उसमें से कुछ कैलसीज हम लोग सेल करेंगे. अज्यूम करते हैं वी आर गोइंग टू सेल 300 कैलसी एट द रेट ऑफ 1200 पर कैलसी. सो हाउ मच वुड बी द लायबिलिटी? अच्छा सॉरी, यहाँ पर 20,000 नहीं, 2 लाख आएगा. ठीक है, एक जीरो ही बढ़ाना है खाली, और तो कुछ नहीं. 2 लाख, ये 36,000 एंड ये 2,36,000. ओके. अब यहाँ पर हम लोग का जो सेल वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 3,60,000 रहेगा. ओके. जीएसटी कितना हम लोग को सामने वाले से कलेक्ट करना है एट द रेट ऑफ 18%, दैट इज 64,800. ओके. टोटल हम लोग 3,64,800 का बिलिंग करेंगे. अभी हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू जीएसटी कितना भरना है ये सोचो. 64,800 हम लोग को जीएसटी पे करना है. ओके. लेकिन हम लोग के पास आईटीसी कितना है, कहने से आईटीसी इज 36,000. आईटीसी हम लोग के पास कितना है, 36,000 का आईटीसी है. सो नेट हम लोग को कितना पे करना पड़ेगा, 28,800. अभी यहां से हम लोग को एक पॉइंट समझ में आता है कि आप अगर 300 कैलसी का लायबिलिटी पे कर रहे हैं, पर फिर भी आप लोग 400 कैलसी का आईटीसी यूज कर सकते हैं. आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? मतलब आईटीसी जो मिलता है हमको, वो परचेज करने पर मिलता है, नॉट इस तरीके से कि जितना आप लोग क्वांटिटी सेल करोगे उतने प्रपोर्शन का आईटीसी मिलेगा, ऐसा नहीं है. आईटीसी पूरा दिया जाएगा. ओके, आप 300 कैलसी बेचो चाहे 200 कैलसी बेचो, यू आर एलिजिबल टू अवेल आईटीसी ऑन ऑल द 400 कैलसीज इन द मंथ ऑफ परचेज इटसेल्फ. ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जब बेचोगे तब आईटीसी देंगे, ऐसा नहीं. जब खरीदोगे तब आईटीसी मिलेगा.
जब बेचोगे तब उसको यूज करके पे करना है। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? ओके। अभी आईटीसी से रिलेटेड हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट नंबर 1 इज अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। कंसेप्ट नंबर 2 इज यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ओके, ये दोनों कंसेप्ट हम लोग साथ में पढ़ेंगे, अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। अब अवेलमेंट का मतलब होता है आईटीसी का मिलना, दैट इज टू अवेल आईटीसी, दैट इज टू टेक आईटीसी। ओके, आईटीसी लेना, इसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी अवेल करना। ओके, अवेलमेंट ऑफ आईटीसी मतलब आईटीसी लेना। अब आईटीसी मिलने के बाद हम उसको लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल, अगर मेरा लायबिलिटी 10,000 है, मेरे पास आईटीसी 8,000 है। ओके, तो मैं 8,000 का आईटीसी क्या करूंगा, यूज करूंगा टू पे माई लायबिलिटी। ओके, फिर मेरे को 2,000 रुपये भरना पड़ेगा। तो यूटिलाइजेशन का मतलब होता है टू यूज आईटीसी, टू यूज आईटीसी टू पे ऑफ लायबिलिटी, टू यूज आईटीसी टू पे ऑफ माई लायबिलिटी। आ रहा है समझ में? अभी सर ऐसा हो सकता है क्या कि अवेलमेंट तो किया लेकिन यूज ही नहीं हुआ? यस, हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर मान के चलो कि मैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहा हूँ अंडर एलयूटी। अभी एलयूटी क्या होता है ये मत पूछना। एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसे समझो, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने 1 लाख रुपीज का गुड्स एक्सपोर्ट किया, ठीक है। जीएसटी कितना भरना है? जीरो। जीरो, कुछ भी नहीं भरना है। क्यों नहीं भरना है? बिकॉज एक्सपोर्ट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आता। लेकिन ये एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने 60,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया था, उसके ऊपर मैंने अपने सप्लायर को जीएसटी पे किया हुआ था 18% के हिसाब से, दैट अमाउंट्स टू रुपीज 10,800। उतना ही आ रहा है क्या, देखो। हाँ, 10,800। मतलब हम लोग के सप्लायर को जीएसटी दिया है 10,800 का, लेकिन हम लोग के सेल के ऊपर जीएसटी अराइज नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होएगा, हम लोग अवेल तो कर रहे हैं लेकिन यूज ही नहीं कर पा रहे, यूज ही नहीं कर पा रहे। So this ITC is remaining unutilized. This ITC is remaining unutilized. So ये unutilized ITC जो है, गवर्नमेंट इस unutilized ITC का रिफंड देता है। This unutilized ITC is given away as refund. ओके, रिफंड किसको मिलता है? एक्सपोर्टर को मिलता है, या तो एसईजेड को अगर आप सप्लाई कर रहे हो फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशन तो आपको रिफंड मिलता है। क्लियर है? तो दो टर्म समझ में आया, अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन। अवेलमेंट मतलब आईटीसी लेना, यूटिलाइजेशन मतलब आईटीसी को लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज करना। ओके, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग सारी की सारी बातें अवेलमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे, एंड लास्ट में जाकर के कहीं यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट आएगा। ओके, तो जितनी भी बातें हम लोग पढ़ेंगे मेजरली इट इज ऑन अवेलमेंट। अगर गवर्नमेंट आपको आईटीसी नहीं देगा तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे। ओके, गवर्नमेंट आपको अगर आईटीसी नहीं देगा तो आप यूज नहीं कर पाओगे। आईटीसी देगा मतलब अवेल करने देगा। ओके, इन सिंपल वर्ड्स, if availment is not possible, utilization is impossible. If availment is possible, utilization is possible. Okay, otherwise refund would be granted. ठीक है, एज द केस में भी, या तो फिर वो पड़ा रहेगा ऐसे ही आपके लेजर में। क्लियर है सबको? ठीक है, अभी हम लोग सेक्शन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आईटीसी चैप्टर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 हेडिंग इज conditions to avail ITC. Section number 16 heading is conditions to avail ITC. ओके, आईटीसी लेने का क्या कंडीशन है वो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं कंडीशंस टू अवेल आईटीसी। अवेल
नॉट यूटिलाइज, वी आर लर्निंग कंडीशंस टू अवेल, अवेल आईटीसी, अवेल पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, एम्फोसाइज कर रहा हूँ, आईटीसी लेने का कंडीशंस है। ओके मतलब अगर आप लोग को आईटीसी मिल रहा है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सर्विस परचेज का, तो आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा, तो ही यू आर एलिजिबल टू अवेल आईटीसी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द कंडीशंस। सबसे पहला कंडीशन, द रिसिपिएंट, द रिसिपिएंट shall be in possession of, in possession of tax invoice or debit note or such other documents as may be prescribed, such other documents as may be prescribed। ओके मतलब अगर रिसिपिएंट को आईटीसी चाहिए, ओके इफ रिसिपिएंट वांट्स आईटीसी, ओके तो आईटीसी का बेसिक मीनिंग हमने पहले ही सीखा था कि सप्लायर को जो जीएसटी पे हुआ है हमारे से, दैट इज कॉल्ड एज आईटीसी। तो अगर हमने हमारे सप्लायर को जीएसटी दिया है, ओके तो उस सप्लायर ने हमको टैक्स इनवॉइस दिया रहेगा। तो आईटीसी लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उस सप्लायर से आया हुआ टैक्स इनवॉइस हमारे पास होना चाहिए, या तो फिर हमारे पास डेबिट नोट होना चाहिए। ओके अगर हम लोग डेबिट नोट का आईटीसी क्लेम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए डेबिट नोट। ओके हमारे पास क्या होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए। और सच अदर डॉक्यूमेंट्स, सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, सच अदर डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है जो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, जो रूल नंबर 36 करके एक रूल है, उस रूल में कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है वो हमारे पास होने चाहिए। रूल नंबर 36 में कौन सा डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके सबसे पहला है, सबसे पहला है टैक्स इनवॉइस, सेकंड है डेबिट नोट, ये तो अपने को मालूम था पहले से। देन इट इज बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि अगर आप लोग इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो, इंडिया के बाहर से अगर आपने गुड्स को मंगवाया है, तो आप लोग को कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। ठीक है, दैट कस्टम ड्यूटी इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी विच यू आर पेइंग एज पर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 of customs tariff act, that IGST custom duty is available as ITC only on, only on the basis of bill of entry। क्लियर है क्या? आगे सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए। अभी सेल्फ इनवॉइस क्या रहता है, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग किसी अनरजिस्टर्ड, हम लोग किसी अनरजिस्टर्ड जीटीए से, ओके हम लोग किसी अनरजिस्टर्ड जीटीए से सर्विस ले रहे हैं, वी आर रजिस्टर्ड पर्सन, सो कैन आई से यहाँ पर हमको आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर आपको आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ रहा है तो आपको उसका आईटीसी भी मिलने वाला है। तो अगर आपको आईटीसी मिल रहा है तो कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पर मिलेगा, तो आंसर इज सेल्फ इनवॉइस। तो सेल्फ इनवॉइस के बाजू में लिख के रखो, ठीक है, आईटीसी ऑन आरसीएम, एंड बाद में नीचे लिखो टू बी लर्नड इन डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आईएसडी इनवॉइस होना चाहिए या तो आईएसडी डेबिट नोट होना चाहिए। ओके आईएसडी स्टैंड्स फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो इंटर लेवल पे नहीं है, एंड फाइनल लेवल पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग के पास सबसे पहला कंडीशन क्या है, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, या तो डेबिट नोट होना चाहिए, या तो बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, या तो सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास नहीं है तो आईटीसी ले नहीं सकते, ये डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी। ओके सेकंड कंडीशन बी पढ़ेंगे, recipient has received goods or services or both, very important। second condition, goods or services shall be, shall be received, goods or services shall be received। इसका मीनिंग ये होता है कि सिर्फ इनवॉइस मिलने से आईटीसी नहीं ले सकते आप। ओके सिर्फ इनवॉइस मिलने से आईटीसी मिलेगा ऐसा नहीं है। आपके पास गुड्स
या फिर सर्विस भी होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने बिल बना दिया लेकिन मैंने गुड्स भेजा ही नहीं और आपने आईटीसी ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। कैसा होना चाहिए? आपके पास टैक्स इनवॉइस भी होना चाहिए एंड गुड्स भी मिलना चाहिए। सर अगर हम लोग के पास अभी तो गुड्स आ चुके हैं लेकिन इनवॉइस कल आने वाला है, या तो इनवॉइस आ चुका है लेकिन गुड्स कल आने वाला है, तो क्या आईटीसी नहीं ले सकते? आंसर इज ले सकते हैं, लेकिन कब ले सकते हैं? जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तभी ही ले सकते हैं, उसके पहले नहीं ले सकते। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं टू एनालाइज दिस कंसेप्ट एंड देन वी विल लर्न द एक्सेप्शन पार्ट। अज्यूम करते हैं आपने ऑर्डर प्लेस किया ऑन 28 नवंबर। ओके, गुड्स रिमूव हुआ फैक्ट्री से ऑन 30th नवंबर, सॉरी, ऑन 2nd दिसंबर। लेकिन ऑर्डर जब भी आया था तभी इनवॉइस भी बना दिया था, तो इनवॉइस का जो डेट है इट इज 28 नवंबर ओनली। ओके, इनवॉइस का डेट 28 नवंबर ही। अभी ये गुड्स रिसिपेंट को जा रहा है। ओके, गुड्स डिस्पैच हो चुका है, 2 दिसंबर को डिस्पैच हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर सप्लायर को जो जीएसटी पे करना है, सप्लायर को जो जीएसटी पे करना है वो कौन से मंथ में करना है, मतलब कौन से मंथ का लायबिलिटी बनेगा। कहने से इनवॉइस डेट और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लायर, यस। सो डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर 28 नवंबर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो जीएसटी सप्लायर को कब भरना है? सप्लायर को नवंबर के 3B में जीएसटी भरना है। 3B क्या होता है थोड़ी देर में सीखेंगे। ओके, नवंबर के साथ जीएसटी भरना है, दैट इज ऑन 20th दिसंबर, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर रिसिपिएंट को 28 नवंबर के डेट का इनवॉइस मिल रहा है, ओके, लेकिन गुड्स मिल रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो आईटीसी कौन से मंथ में मिलेगा? नवंबर में मिलेगा या दिसंबर में मिलेगा? आंसर इज दिसंबर में मिलेगा, मतलब दिसंबर के 3B में यू कैन क्लेम आईटीसी। दिसंबर के 3B में यू कैन क्लेम आईटीसी विच वुड बी फाइल्ड बाय 20th जनवरी। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, सप्लायर को जीएसटी भरना है एज पर टाइम ऑफ सप्लाई, लेकिन रिसिपेंट को आईटीसी अवेल करना है एज पर दिस कंडीशंस टू अवेल आईटीसी। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। ओके, अभी गुड्स एंड सर्विसेज मिलने का एक एक्सेप्शन है, वो हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। द हेडिंग इज बिल टू शिप टू मॉडल। हेडिंग इज बिल टू शिप टू मॉडल। सो बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है पहले ये समझ लेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 पार्टीज, ए, बी एंड सी, ठीक है। टोटल देर आर 3 पार्टीज। अब ये 3 पार्टी का जो नाम है एंड जो जिस तरीके से वर्क होने वाला है वो यहाँ पर पहले समझ रहे हैं। सी ने ए को अप्रोच किया। ओके, ध्यान से सुनना। सी ने ए को अप्रोच किया, बोला कि सर मुझे गुड्स चाहिए, ठीक है। तो ए ने क्या बोला, ठीक है मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए के पास एक्चुअल में गुड्स नहीं था। तो ए ने क्या किया, ए ने बी को ऑर्डर भेजा। ओके, ए ने बी को बोला कि सर आपको क्या करना है, आपको सी को गुड्स सेंड करना है, खाली सी को क्या करना है, गुड्स को डिलीवर करना है। यू आर सपोज टू डिलीवर द गुड्स टू सी, बट आपको बिलिंग किसके ऊपर करना है? आपको बिलिंग करना है मेरे ऊपर, दैट इज ए के ऊपर। सो बिल टू इट्स ए एंड शिप टू इज सी। आर ऑल गेटिंग द पॉइंट? सो यहां पर मैं लिख रहा हूँ शिप टू। ओके, सो बी विल just deliver the goods at C's location, but B will be going to bill to A.
सो यहाँ पर बी क्या करेगा, ए के ऊपर एक इनवॉइस बनाएगा, सपोजिंगली 1 लाख रुपीज प्लस 18,000। ओके, अब यहाँ पर ए क्या करेगा, ए सी के ऊपर एक बिल बनाएगा, से 1,50,000 प्लस GST 27,000। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? मतलब सी ने ए को बोला कि सर मुझे गुड्स भेज दो, लेकिन ए बोलता है कि ठीक है मिल जाएगा, पर एक्चुअल में ए के पास गुड्स नहीं है। तो ए ने क्या किया, बी को बोला कि आप एक काम करो, गुड्स को क्या कर दो, डिलीवर कर दो, लेकिन इनवॉइस मुझे ही देना, उसको मत देना, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पर बी ने ए के ऊपर बिल बना दिया 1 लाख रुपीज का, एंड फिर ए ने सी के ऊपर बिल बना दिया 1.5 लाख रुपीज का। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिल टू शिफ्ट मॉडल। नाउ दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द सेकंड कंडीशन। व्हाट वाज द सेकंड कंडीशन? गुड्स और सर्विसेज मिलना चाहिए। ओके, अगर गुड्स और सर्विसेज नहीं मिला है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या ए को गुड्स मिला है? क्या ए को गुड्स मिला है? यस और नो, सोच समझ के बोलना। ए को गुड्स नहीं मिला है, पर बिल तो बी ने ए के ऊपर बनाया, तो क्या ए को आईटीसी नहीं मिलेगा? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, ए को आईटीसी दिया जाएगा। ओके, दिस इज द एक्सेप्शन, दिस इज द एक्सेप्शन। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? सी को तो आईटीसी मिलेगा, जो ए बिल बनाएगा उसका आईटीसी सी को मिलेगा, सी के पास तो गुड्स भी है, लेकिन ए के पास गुड्स नहीं होते हुए भी आईटीसी मिलेगा। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। ओके, अभी इसमें और एक पॉइंट है, सुन लो। अगर गुड्स आप लोगों को लॉट्स में आ रहा है, ओके, गुड्स अगर आप लोग को लॉट्स में आ रहा है, लॉट्स में आना मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। ओके, अज्यूम करते हैं कि आपको लॉट 1 आया, लॉट 2 आया, लॉट 3 आया, तीनों लॉट मिल करके एक बिल बनता है। ओके, तीनों लॉट मिल करके एक बिल बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होएगा, आपको आईटीसी कब मिलेगा? क्या लॉट 1 आने पर आपको 1/3 आईटीसी मिलेगा, लॉट 2 आने पर आपको और 1/3 मिलेगा, लॉट 3 आने पर और 1/3 मिलेगा? क्या ऐसा होगा, या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड्स आएगा तब आईटीसी मिलेगा? आंसर इज जब भी आप लोगों को लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा, ओके, तब आप लोग को आईटीसी दिया जाएगा। आ रहा है क्लियर समझ में? ठीक है, तो अपना दो कंडीशन हुआ। सबसे पहला कंडीशन, टैक्स इनवॉइस या तो डेबिट नोट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, गुड्स या फिर सर्विसेज मिल जाना चाहिए। ओके, उसका एक्सेप्शन बिल टू शिप टू मॉडल। एंड एक और पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक पॉइंट है, दैट इज प्रोवाइजो में लिखा हुआ है। ये प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ है? अगर गुड्स आप लोग को लॉट में मिल रहा है, लॉट्स में, देन इन दैट केस लास्ट लॉट जब भी मिलेगा तब आईटीसी दिया जाएगा। ओके, तो दो कंडीशन हमने लिखा। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन, सप्लायर शुड पे टैक्स। फोर्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन, तीनों एक साथ हम लोग समझ लेंगे। फोर्थ कंडीशन, recipient should file 3B, recipient should file return। And fifth condition, supplier should file GSTR1। ओके, B2B, B2B में दिखाना है, ये पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा। ओके, अभी ये तीनों पॉइंट से रिलेटेड मैं पहले आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जीएसटी का जो रिटर्न फाइलिंग का फ्रेमवर्क है वो कैसे काम करता है, पहले वो समझेंगे। वो समझने के बाद आराम से वो तीनों पॉइंट्स हो जाएंगे आराम से। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोग नोटबुक बना रहे हो साथ में, तो लिखना है इधर हेडिंग, रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म। ओके, रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म। अब जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म क्या होता है, पहले वो डिटेल में समझेंगे। ओके, अज्यूम करो कि मिस्टर ए इज द सप्लायर, मिस्टर बी इज द रिसिपिएंट, मिस्टर बी इज द रिसिपिएंट। ओके, अभी जो सप्लायर है वो सेल करने वाला है। ओके, जो भी गुड्स वो सेल करने वाला है, अज्यूम करते हैं, इनवॉइस का डेट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ,
इनवॉइस डेट इज से 10th नवंबर 2023। ठीक है, ये इनवॉइस का तारीख है। नाउ दिस इनवॉइस परटेन्स टू नवंबर मंथ। ओके, तो सप्लायर जो होता है, बेसिकली जीएसटी में जो भी रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है, उसको दो रिटर्न फाइल करना है। ओके, बेसिकली दो रिटर्न फाइल करना। सबसे पहला रिटर्न इट्स GSTR 1 एंड सेकेंड रिटर्न इट्स GSTR 3B। ओके, ये रिटर्न्स का नाम पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। GSTR 1 इज फॉर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। ओके, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। एंड GSTR 3B इज फॉर समरी रिटर्न, समरी रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, समरी रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, दो रिटर्न है। हर रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना, मतलब इस केस में ए को भी फाइल करना है, बी को भी फाइल करना है। ओके, GSTR 1 किसके लिए होता है? हम लोग का सेल्स शो करने के लिए। GSTR 3B किसके लिए होता है? जो GSTR 1 में हमने सेल्स शो किया है, वो सेल्स का जो लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए 3B। ठीक है, कहना ऐसे लायबिलिटी पे करते समय हम आईटीसी का यूज करते हैं। तो जीएसटीआर 3बी में आईटीसी लिया जाता है। ओके, आईटीसी लिया जाता है एंड यूज भी किया जाता है, मतलब अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन बोथ आर टू बी डन इन GSTR 3B। ठीक है, अभी GSTR 1 का मैं डेट लिख रहा हूँ, अपने को डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। GSTR 1 का जो ड्यू डेट रहता है, ड्यू डेट अगर मंथली है, मंथली, तो इट इज 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एंड GSTR 3B का जो डेट है, इट इज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, बट स्टैंडर्ड ड्यू डेट इज 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अभी यहाँ पर ए ने बी को जो गुड्स सेल किया है, 10 नवंबर का यहाँ पर इनवॉइस का डेट है, तो ए को GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा नवंबर मंथ का। ओके, ए को क्या करना पड़ेगा? नवंबर मंथ का GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। कब तक फाइल करना पड़ेगा? 11 दिसंबर तक। ओके, 11 दिसंबर तक। बाय 11 दिसंबर, बाय 11 दिसंबर मिस्टर ए और मिसर्स ए विल फाइल, विल फाइल इट्स GSTR 1, विल फाइल इट्स GSTR 1। ठीक है ना? अभी जैसे ही सप्लायर अपना GSTR 1 फाइल करेगा, वैसे ही रिसिपिएंट को ये एज अ परचेज दिखना शुरू होगा। ओके, सप्लायर जब भी अपना सेल दिखाएगा, तो सामने वाले का परचेज हुआ ना, एक का सेल तो दूसरे का परचेज। तो अगर कोई पर्सन GSTR 1 फाइल कर रहा है, तो सामने वाले को वो दिखेगा, दिखेगा, करना कुछ नहीं, दिखेगा। कहां पर दिखेगा? तो आंसर इज GSTR 2B करके एक रिटर्न होता है, उस रिटर्न में दिखेगा। ओके, विल बी सीन इन, विल बी सीन इन GSTR 2B। आ रहा है समझ में पॉइंट? सप्लायर को 11 तारीख तक GSTR 1 फाइल करना है। सप्लायर जैसे ही अपना GSTR 1 फाइल करेगा, वैसे ही सामने वाले को GSTR 2B में दिखेगा। ओके, सप्लायर ने यहाँ पर GSTR 1 में फाइल किया है, तो इम्पैक्ट क्या आ रहा है? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ये आ रहा है कि इसका जो लायबिलिटी है वो जनरेट होगा। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विल बी जनरेटेड। एंड 2B में दिखेगा, तो उसका क्या मतलब हुआ? रिसिपिएंट के 2B में दिख रहा है, रिसिपिएंट के 2B में दिख रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि इसका आईटीसी मिलने वाला है, मतलब आईटीसी बढ़ेगा। recipient's ITC would be increased. Are you all getting the point? तो ए के GSTR 1 में गया, मतलब बी के 2B में दिखेगा। ओके, अब 20 तारीख आया, अब आया 20 तारीख। अभी 20th दिसंबर को क्या करना है? 20th दिसंबर को ए क्या करेगा? अपना GSTR 3B फाइल करेगा। ओके, GSTR 3B किसके लिए होता है? आंसर इज GSTR 3B इज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। GSTR 3B इज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। भाई पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा कैश में ही भरना।
ठीक है, टैक्स पेड थ्रू आईटीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, तो पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा अपने को, 3B फाइल करना है तो यहाँ पर 20 दिसंबर को ए अपना जीएसटीआर 3B फाइल करेगा। ओके, उसमें जो भी उसने जो सेल्स यहाँ पर दिखा है 3B में क्या होता है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। नेट लायबिलिटी हमको क्या करना पड़ता है, कैश में पे करना है। अगर नेट लायबिलिटी नहीं आ रही है तो आईटीसी बचेगा, तो कैरी फॉरवर्ड होगा। चलो कमान, 3B में जो लायबिलिटी है वो कहाँ से ऑटो पॉपुलेट होगा? 3B में जो लायबिलिटी है वो कहाँ से ऑटो पॉपुलेट होगा? आंसर इज, जो सप्लायर ने अपना GSTR 1 फाइल किया है उसी से होगा। ओके, मतलब ए ने जो GSTR 1 फाइल किया उसी GSTR 1 से 3B में लायबिलिटी क्रिएट होगा। सेकंड क्वेश्चन, आईटीसी कहाँ से क्रिएट होगा? ए के सप्लायर ने जो GSTR 1 फाइल किया, ओके, ए के सप्लायर ने जो GSTR 1 फाइल किया है वहां से ए का आईटीसी मिलेगा, दैट इज GSTR 2B से। ठीक है, समझ में आ गया? तो उसी तरीके से तो बी का भी होगा ना। जो गुड्स बी ने खरीदा है ए से, वो ऑब्वियसली बी इज गोइंग टू सेल। ओके, बी सेल करने वाला है उसको। तो यहाँ पर बी जब सेल करने वाला है तब बी को भी 3B में लायबिलिटी भरना पड़ेगा। तो बी कैसे भरेगा? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। ओके, आउटपुट टैक्स कहाँ से आएगा? बी ने जो GSTR 1 फाइल किया वहां से लायबिलिटी आएगा। एंड जो बी के सप्लायर्स ने GSTR 1 फाइल किया, दैट इज बी का GSTR 2B, उधर से आईटीसी आएगा एंड नेट लायबिलिटी पे किया जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ए का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज बिकमिंग आईटीसी ऑफ बी। ए का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज बिकमिंग आईटीसी ऑफ बी। ओके, लायबिलिटी कहां से आया? GSTR 1 से आया। ओके, अब यहां पर वो तीन कंडीशन अभी वापस से हम लोग रिपीट करेंगे। ओके, सबसे पहला कंडीशन क्या था? सप्लायर शुड पे टैक्स। कैन आई से सप्लायर इज गोइंग टू पे दिस नेट टैक्स लायबिलिटी, यस और नो? यस। सो सप्लायर शुड पे टैक्स, दिस इज द थर्ड कंडीशन। ये थर्ड कंडीशन, सप्लायर जो है, अपने केस में ए इज द सप्लायर, सो सप्लायर शुड पे टैक्स। आ गया समझ में? फोर्थ कंडीशन, रिसिपिएंट शुड फाइल रिटर्न। तो रिसिपिएंट जब रिटर्न फाइल करेगा तभी तो ये आईटीसी मिलेगा, तो रिसिपिएंट शुड फाइल रिटर्न। ओके, एंड फोर्थ कंडीशन, सॉरी फिफ्थ कंडीशन, सप्लायर शुड फाइल GSTR 1, मतलब कि सप्लायर जब GSTR 1 भरेगा, ओके, तब क्या होएगा, रिसिपिएंट को वो आईटीसी दिखेगा। दिखेगा, दिखेगा का ये मतलब होता है कि सप्लायर जब भी फाइल कर रहा है उसको B2B के कॉलम में फाइल कर रहा है। B2B मतलब सामने वाले के पास अगर जीएसटी नंबर है तो सामने वाले का जो जीएसटी नंबर है वो हमको फर्निश करना पड़ेगा। अगर हम लोग बी का जीएसटी नंबर फर्निश नहीं करेंगे तो बी को आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल बेसिकली, B2B एंड B2C। B2B सेल्स मतलब सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, एंड B2C सेल्स मतलब सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर? तो यहाँ पर जो सप्लायर है उसको कैसे दिखाना पड़ेगा? B2B में दिखाना पड़ेगा। अगर वो B2C में दिखाएगा तो रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। तीन कंडीशन क्लियर है? दिस इज थर्ड कंडीशन, सप्लायर शुड पे टैक्स थ्रू 3B। फोर्थ कंडीशन, recipient should file return, that is 3B, and fifth condition, supplier should file GSTR 1। I hope the discussion is very clear। समझ में आ गया सब? ओके, अभी एक लास्ट कंडीशन है, सिक्स्थ कंडीशन, एंड द सिक्स्थ कंडीशन इज ITC shall not be in a restricted category। ओके, रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आईटीसी नहीं होना चाहिए। अब रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का जो मीनिंग है उसमें बहुत बहुत जगह पे लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब कि
आईटीसी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, आपने ऐसे सप्लायर से नहीं खरीदना है जिसने अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है। ओके, तो ऐसा सब लिखा हुआ है उसमें, काफी सारी चीजें अपने लिए रिलेवेंट नहीं है। ओके, अपने लिए क्या रिलेवेंट है? आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में कब जाता है वो सुनो, एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में तब जाता है जब सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी, ओके, इसका डेस्टिनेशन दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई का जो स्टेट है वो रिसिपिएंट के स्टेट से मैच नहीं कर रहा है। ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान के चलो आपका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है। ओके, आपका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में, आप दिल्ली गए थे कुछ मीटिंग्स के लिए। दिल्ली में आपने कुछ परचेस किया जिसके ऊपर सप्लायर ने सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज की। अभी ये जो सीजीएसटी, एसजीएसटी है, दिस सीजीएसटी, एसजीएसटी इज ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली का सीजीएसटी, एसजीएसटी समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र वाला पर्सन को आईटीसी नहीं मिलेगा। भले दिल्ली का सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में दिखाएगा, ओके, हम लोग को 2B में भी दिखेगा, लेकिन 2B में आईटीसी अवेलेबिलिटी करके कॉलम रहता है, उस अवेलेबिलिटी वाले कॉलम में नो दिखेगा, क्योंकि दिस टैक्सेस आर नॉट रिसीव्ड टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसका आईटीसी महाराष्ट्र वाले पर्सन को नहीं दे रहा। आया है समझ में? सबको क्लियर हुआ? ठीक है। सो देर आर टोटलिटी में 6 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन, रिसिपिएंट शुड हैव टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। सेकंड कंडीशन, goods or services should be received, exception is bill to ship to model. And one important point was कि अगर हम लोग को लॉट्स में गुड्स मिल रहा है तो लास्ट लॉट पर मिलेगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक साथ पढ़ा। सप्लायर शुड पे टैक्स, रिसिपिएंट शुड फाइल रिटर्न एंड सप्लायर शुड फाइल रिटर्न, दैट इज जीएसटीआर 1। ओके, एंड लास्ट कंडीशन, आईटीसी शुड नॉट बी इन द restricted category. So here we complete with the conditions to avail ITC. ओके, आ रहा है समझ में? अभी आगे हम लोग सीखेंगे एक नया कंसेप्ट, ऑल टुगेदर अ न्यू कंसेप्ट। हेडिंग आप लोग लिख सकते हो चाहिए तो, कंसेप्ट ऑफ 180 डेज, कंसेप्ट ऑफ 180 डेज। ओके, 180 डेज का एक कंसेप्ट है, वो हम लोग स्टडी करें। अब यहां पर कहा जाता है कि एवरी रिसिपिएंट shall pay to its supplier. Every recipient shall pay to its supplier the invoice value. Okay, the invoice value within 180 days, within 180 days from invoice date, from invoice date. ओके, अभी सुनो इसका मीनिंग। अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 10 नवंबर को कुछ गुड्स खरीदा है, ओके, ए से, हम लोग बी है। अभी ए ने हमको बोला है कि सर आप ना क्या करना, मेरे को 3 महीने में तो पैसा दे देना। ओके, 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड। ओके, अभी जो ये ए है, इसको जीएसटी कब तक पे करना है? इसको जीएसटी कब तक पे करना है? कहने से बाय 20 दिसंबर पे करना है, बाय 20 दिसंबर पे करना है। क्या गवर्नमेंट ने ए को क्रेडिट पीरियड दिया कि भैया तुझे अगर लेट मिल रहा है जीएसटी का अमाउंट तो तू भी लेट पे कर? ऐसा गवर्नमेंट ने ए को बोला क्या? नहीं। तो ए ने बेचारे ने जो 20 दिसंबर को जीएसटी भरा है वो ओन पॉकेट से भरा है। कैसे भरा है? ओन पॉकेट से, खुद से भरा है, खुद से। उसको मिला ही नहीं, उसने खुद से भर दिया। ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, बेचारे ए ने अगर खुद से जीएसटी भरा है एंड बी से मिला ही नहीं है, पर बी ने आईटीसी कब लिया रहेगा? कमान, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बी ने आईटीसी कब लिया रहेगा? मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहला ऑप्शन नवंबर के 3B में, एंड सेकंड ऑप्शन फेब्रुवरी के 3B में, दैट इज 3 महीने बाद जब वो पेमेंट करने वाला है 10 फरवरी को, तब। 2 ऑप्शन है आपके पास। हम लोग आईटीसी कौन से मंथ में लेंगे? चलो, आंसर इज वेरी सिंपल, हम लोग नवंबर के 3B में आईटीसी लेंगे।
ठीक है, आईटीसी का हमने जो 6 कंडीशन देखा, उसमें कोई भी कंडीशन ये नहीं कहता था कि रिसिपिएंट ने सप्लायर को पैसा देना है तभी आईटीसी ले सकता है, ऐसा नहीं कहा। मतलब हम लोग कब आईटीसी लेंगे? एट द अर्लीस्ट, दैट इज इन द 3B ऑफ जीएस, इन द 3B ऑफ नवंबर। ठीक है, पर गवर्नमेंट क्या बोलता है? बी, अब बहुत हो गया। ठीक है, अब 180 दिन के अंदर अंदर तो बी आपको ए को पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, 180 दिन कहाँ से गिनेंगे? आंसर इज 10 नवंबर से हम लोग को 180 दिन गिनना है। ओके, हम लोग को 180 दिन में क्या करना है, हम मतलब बी को 180 दिन में क्या करना है? ए को पैसा देना है। कितना पैसा देना है? तो इनवॉइस वैल्यू देना है। इफ बी फेल्स टू पे, इफ बी फेल्स टू पे invoice amount, if B fails to pay invoice amount to A within 180 days, then ITC taken in the month of November in this case shall be reversed, shall be reversed along with interest। ओके, इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा? 18% रहेगा। कब से कब तक लगेगा बाद में डिस्कस करें। ओके, अगर मान के चलो कि हमने इसको पे नहीं किया, तो ये कब तक पे करना था हमको एज पर लॉ? देखो नॉर्मली तो 3 महीने में करना था, पर एज पर लॉ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो अराउंड अप्रॉक्स में 10 में पकड़ के चल रहा हूँ। 10 में पकड़ रहा हूँ, लेकिन ये 11 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है, पता नहीं। 180 डेज गिनना है, 6 महीना नहीं गिनना है। फॉर द इज ऑफ रेफरेंस मैं यहाँ पर 10 में ले रहा हूँ। 10 मई को 180 डेज क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। 10 मई को 180 दिन खत्म हो गया। अब हमको आईटीसी रिवर्स करना है। आईटीसी रिवर्स कौन से रिटर्न में होता है? आईटीसी रिवर्स होता है जीएसटीआर 3B के अंदर। ठीक है ना? अब यहां पर 10 मई के बाद हम लोग कौन सा 3B फाइल करेंगे? हम लोग 20 मई को फाइल करने वाले अभी नेक्स्ट 3B। इमीडिएट 3B कौन सा है? 20 मई, दैट इज अप्रैल मंथ का। ठीक है, अप्रैल मंथ का 3B फाइल होने वाला है। तो अप्रैल मंथ के 3B में हम क्या करेंगे? ये आईटीसी को रिवर्स कर देंगे। ओके, मतलब अगर हम लोग को अप्रैल मंथ का एलिजिबल आईटीसी 1 लाख रुपया था, तो अभी हम लोग जो ये आईटीसी होगा, अज्यूमिंग दिस आईटीसी वॉज 18,000, तो ये 18,000 हम लोग माइनस कर लेंगे। तो अप्रैल महीने का आईटीसी कम हो जाएगा आपका, और आईटीसी कितना मिलेगा? सिर्फ 82। सर आईटीसी आपने रिवर्स तो कर दिया, और अगर आगे चल के अगर हमने उसको पैसा दे दिया तो? आंसर है, जब भी आप लोग सप्लायर को पे करेंगे तब आप लोग को आईटीसी दिया जाएगा। ओके, जब भी आप ये 1,18,000 रुपया अपने सप्लायर को दे दोगे, तब ये आईटीसी को आप लोग क्या कर सकते हो? आप इसको रिक्लेम कर सकते हो। दिस आईटीसी कैन बी रिक्लेम्ड फॉर एवर। कभी भी आप रिक्लेम कर सकते हो, कभी भी। पर कंडीशन क्या है? पेमेंट होना चाहिए। तो बी जब भी ए को पैसा देगा तभी क्या कर सकता है? इस आईटीसी को रिक्लेम कर सकता है। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर नाउ। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है पॉइंट? अभी सुनो, अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट जो है, ये वाला इंटरेस्ट जो है 18% कब से कब तक लगेगा। तो इसका आंसर डिटेल में तो मैं पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए खाली आपको लिख के रखना है, फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल द डेट ऑफ रिवर्सल, टिल द डेट ऑफ रिवर्सल, टिल द डेट ऑफ रिवर्सल। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18%। समझ में आया? अभी इसका डिटेलिंग हम लोग कहाँ पर करेंगे? इन पेमेंट ऑफ टैक्स। यहाँ पर भी लिख के रखो आप लोग, इन पेमेंट ऑफ टैक्स इट वुड बी डन इन वेरी मच डिटेल। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस टू दिस 180 डेज। ओके, मतलब कि अगर रिसिपिएंट ने अपने सप्लायर को 180 दिन में पैसा नहीं भी दिया, तो भी हमको एज ए रिसिपिएंट आईटीसी रिवर्स नहीं करना है।
चलो ये तुम लोग खुद से ही सोच सकते हो, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग कैसे सोचना है मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट को फर्स्ट केस में प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, वाई गवर्नमेंट वाज हैविंग प्रॉब्लम। चलो, गवर्नमेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? प्रॉब्लम इसलिए हो रही थी क्योंकि बेचारा ए अपने जेब से पैसा दे रहा है। मतलब जीएसटी पे करने वाला जो पर्सन है ना, वो अलग है, एंड आईटीसी लेने वाला पर्सन अलग है। मतलब बेचारा भुगत रहा है ये, लेकिन मजे ले रहा है बी। लेकिन क्या हो अगर पे करने वाला भी वही हो, आईटीसी लेने वाला भी वही हो, एंड दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब आईटीसी लेने वाला कौन है? जो पर्सन पे कर रहा है, दैट इज बी। ओके, बी ही जीएसटी भरने वाला है आरसीएम में, एंड बी ही आईटीसी लेने वाला है। जीएसटी भी भरने वाला है बी, आईटीसी भी बी लेने वाला है। तो गवर्नमेंट से कि अगर बी को ही जीएसटी भरना है एंड बी को ही आईटीसी लेना है, तो बी ए को पैसा कब दे, उससे हमें क्या, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सेकंड एक्सेप्शन, शेड्यूल वन एक्टिविटीज। शेड्यूल वन एक्टिविटीज जो होती हैं, उन एक्टिविटीज में कंसिडरेशन होता ही नहीं। दीज एक्टिविटीज आर ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन। Accordingly, Schedule 1 activities are the exception to 180। ओके, मतलब कि हम लोग रिसिपेंट को पे, हम लोग सप्लायर को पे ही नहीं करने वाले। ओके, तो यहाँ पर बिना पे करे भी हमको आईटीसी मिलने वाला है, क्योंकि वो जीएसटीआर वन में डालेगा तभी थ्री बी में आएगा। ओके, हम आईटीसी भी लेंगे, लेकिन हम पे करने वाले हैं क्या? नो। तो यहाँ पर शेड्यूल वन बिकम्स द एक्सेप्शन टू दिस 180 डे रूल। ओके, एंड थर्ड, एडिशंस मेड, एडिशंस मेड अंडर सेक्शन 15 टू बी। ओके, 15 टू बी का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया भी था, एंड एक मैं वापस से ले लेता हूँ। यहाँ पर अगर ए है, यहाँ पर बी है। ओके, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 10 लाख का। ठीक है, अब बी के यहाँ पर क्या होना था? इंस्पेक्शन होना था, जिसका पेमेंट कौन करने वाला था? जिसका पेमेंट करने वाला था ए। लेकिन लेकिन ए ने बी को बोला कि सर एक काम करो, इंस्पेक्शन का फिलहाल के लिए आप दे दो पैसा 50,000 रुपया, बाद में आप मुझे कम दे देना। तो यहाँ पर अमाउंट जो 9,50,000 है, ये अमाउंट पेएबल है बाय बी। इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं? 50,000 रुपीज एज पर सेक्शन 15 टू बी। देन टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू बिकम्स 10 लाख रुपीज। उसके ऊपर जीएसटी आता है 1,80,000। टोटल विल बिकम 11,80,000। नाउ गवर्नमेंट सेज रिसिपिएंट, रिसिपिएंट दैट इज बी, ए को कितना रुपया देने वाला है? 9,50,000 प्लस 1,80,000। ओके, 9,50,000 प्लस 1,80,000, क्योंकि 50 तो वो ऑलरेडी दे चुका है, तो इन सिंपल वर्ड्स वो इसमें से 50,000 रुपया माइनस कर लेगा। तो जो इनवॉइस वैल्यू है वो 180 दिन में कभी पे होने ही नहीं वाली है। इनवॉइस वैल्यू माइनस 50,000 इज गोइंग टू बी पेड विद इन 180 डेज। ओके, तो यहाँ पर 11,30,000 इज पेएबल अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर हमको इनवॉइस वैल्यू पे नहीं करना है 180 दिन में। 180 दिन में क्या पे करना है? जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, दैट इज 11,30,000। क्लियर है सबको? तो दिस 50,000 इज नॉट गोइंग टू बी पेड विद इन 180 डेज, आफ्टर 180 डेज कभी भी पे नहीं करेगा। तो दिस इज द एक्सेप्शन। ओके, अभी दो तीन पॉइंट यहाँ पर समझेंगे। अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट्स, सबसे पहला, अगर प्रपोर्शन पेमेंट हुआ है, ठीक है, प्रपोर्शन पेड विद इन 180 डेज, ओके, एंड प्रपोर्शन पेड आफ्टर 180 डेज, तो यहाँ पर रिवर्सल कितना होगा? आंसर इज जितना आपने पे कर दिया है उतने का रिवर्सल नहीं करना है। मतलब अज्यूम करते हैं अगर आपने 50% पेमेंट कर दिया, ओके, तो 50% का आईटीसी आप लोग को रिवर्स नहीं करना है, सिर्फ 50% आईटीसी इज लायबल टू बी रिवर्स्ड। समझो 11,80,000 का बिल था। ओके, आप लोगों ने 11,80,000 डिवाइड बाय 2, आप लोगों ने अगर 5,90,000 का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया, 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 तो दिस 50,000 इज नॉट गोइंग टू बी पेड विद इन 180 डेज। तो दिस इज द एक्सेप्शन। ओके, अभी दो तीन पॉइंट यहाँ पर समझेंगे।
5,90,000 का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। ओके, 5,90,000 का बाकी है। तो आईटीसी ऑन दिस 5,90,000, मतलब इसके ये इंक्लूसिव है, तो 5,90,000 डिवाइड बाय 5,90,000 डिवाइडेड बाय 118% इंटू 18%। तो 90,000 हम लोग को रिवर्स करना पड़ेगा, जो कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट का प्रोपोर्शन है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्या डिस्कस करना था, कुछ था पॉइंट, एक सेकंड, मिस आउट हो गया, देखो तुरंत ही ऐसा स्ट्राइक ऑफ हो जाता है। नोट्स में देख लेता हूँ, अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जब भी याद आएगा तब करता हूँ। हाँ, बुक एंट्री का इसमें नहीं लिखा हुआ, मेरे को याद आ गया तुरंत ही। अगर हम लोग बुक एंट्री पास करते हैं, ओके, अगर हम लोग बुक एंट्री पास करते हैं, बुक एंट्री मतलब कि अगर ए ने बी को सेल किया है एंड बी ने भी ए को सेल किया, ओके, तो यहाँ पर इन लोग दोनों का जो अकाउंट है वो जीरो हो जाएगा ना। अज्यूम करते हैं इक्वल अमाउंट का सेल किया, तो यहाँ पर खाली बुक एंट्री पास कर दिया तो भी ये पेमेंट ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको एक्चुअल में पे ही करना है। ओके, अगर आप उसके बिहाफ पर किसी और को दे देते हो, देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि ये प्रोविजन कंप्लाई हो चुका है। ठीक है। अभी यहाँ पर एक पॉइंट है, रूल नंबर 37A, ये डिस्कस करेंगे, ये पिछली बार का अमेंडमेंट है। एज पर रूल नंबर 37A ऑफ CGST रूल्स, इन केस वेयर सप्लायर फाइल्स GSTR 1 बट हैज नॉट फाइल्ड GSTR 3B, ठीक है, बाय 30 सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि हमने एज अ सप्लायर GSTR 1 तो फाइल किया, लेकिन 3B फाइल नहीं किया, मतलब हमने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। ओके, तो टैक्स का पेमेंट कब तक नहीं किया, 30 सितंबर अगले साल के, मतलब अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 22-23 का बात करें, ओके, तो इसका नेक्स्ट सितंबर आता है सितंबर 2023। तो अगर 30 सितंबर 2023 तक फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कोई भी अगर 3B फाइल नहीं किया है सप्लायर ने, कोई भी मतलब कि रिस्पेक्टिव, ओके, देन द रिसिपिएंट वुड बी लायबल टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड इन GSTR 3B। मतलब रिसिपिएंट ने जो भरोसे पर आईटीसी क्लेम किया था कि ये बंदे ने 1 फाइल किया है, तो ये 3B फाइल करने ही वाला है, एंड वो किया ही नहीं उसने, कब तक नहीं किया, सितंबर तक। तो इस केस में रिसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, कौन से 3B में, जो भी 3B होगा टिल 30 नवंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। 30 नवंबर तक क्या करना पड़ेगा उसको, आईटीसी रिवर्स कर देना पड़ेगा। मतलब अगर सप्लायर ने GSTR 1 फाइल किया लेकिन 3B फाइल नहीं किया अगले साल के सितंबर तक, देन रिसिपिएंट वुड बी लायबल टू रिवर्स आईटीसी अप टू द 30 नवंबर इन एनी 3B। ठीक है। इन केस ऑफ नॉन रिवर्सल बाय 30 नवंबर, इंटरेस्ट वुड बी लेबल। ओके, इंटरेस्ट तो वैसे भी लगता ही है। आ गया समझ में। अभी दो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 16। ओके, दो पॉइंट अपने को डिस्कस करना है, सुन। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी। अभी आईटीसी लेने का टाइम लिमिट क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, एंड दिस इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग, नॉट यूटिलाइजिंग। अगर एक बार आप लोगों ने टाइम लिमिट के अंदर अंदर आईटीसी अवेल कर लिया है, तो उसको आप यूज कभी भी कर सकते हो फ्यूचर में। ठीक है ना। तो आईटीसी अवेल करने का टाइम लिमिट क्या है वो सुनना।
आंसर इज 30th November of succeeding financial year or actual date of filing annual return, actual date of filing annual return, whichever is earlier. AR stands for annual return. Annual return. अभी इसका एक एग्जांपल लेकर के स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये जो टाइम लिमिट है, ये टाइम लिमिट हर इनवॉइस के लिए अलग नहीं होगा। ठीक है, ये जो टाइम लिमिट है वो हर इनवॉइस के लिए अलग नहीं होगा। ये टाइम लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर के सारे इनवॉइस के लिए एक ही होगा। ओके, मतलब कि अगर कोई इनवॉइस 1 अप्रैल 22 का है या फिर एक इनवॉइस 31 मार्च 23 का है, दोनों का टाइम लिमिट सेम रहेगा बिकॉज दीज टू इनवॉइसेस फॉल इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर एवरीवन। वापस से एक बार, एक फाइनेंशियल ईयर के जितने भी परचेस के इनवॉइस है, उन सभी इनवॉइस का टाइम लिमिट एक ही रहेगा, जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज नॉट द टाइम लिमिट which is varying according to the invoice dates. This time limit would be same for the invoices received from our suppliers within the same financial year. ठीक है, अभी सुनो। अभी आईटीसी लेने का एक कंडीशन था कि रिसिपिएंट शुड बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। रिसिपिएंट शुड बी इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। समझो कि ये कंडीशन था। ओके, कंडीशन है। अभी यहां पर मान के चलो कि हम लोगों ने कुछ गुड्स परचेस किया था 20 जून 2023 को। ओके, कुछ गुड्स परचेस किया था, लेकिन इसका इनवॉइस जो था वो मिसिंग था। हम लोग को इनवॉइस नहीं मिल रहा था। कहीं तो ये ड्रॉवर में रख दिया था या कहीं तो चला गया था ये इनवॉइस। ओके, इट वाज मिसिंग इनवॉइस। तो हमने इसका आईटीसी नहीं लिया जून मंथ के 3B में, नहीं लिया। अभी हम लोगों ने जुलाई में सोचा कि ढूंढते हैं, अगर मिला तो ले लेंगे। फिर भी नहीं मिला, और भी नहीं, अगस्त सितंबर अक्टूबर मिल ही नहीं रहा। ओके, मिल ही नहीं रहा। अभी हम लोग को अगले साल मिला। अगले साल मतलब समझ के चलते हैं October 22, 2024। ओके, इस साल में हम लोग को ये इनवॉइस मिल गया। हम लोग को ये इनवॉइस मिल गया। क्या अक्टूबर 2024 में जून 2023 के इनवॉइस का आईटीसी लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, ये हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी टाइम लिमिट क्या लिखा था? 30th November ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? यू हैव टू लोकेट द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द इनवॉइस। जो भी इनवॉइस है उसका सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर को डिसाइड करो। क्या फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है यहाँ पर? 22-23 नहीं बोलना है। इट इज 23-24। इट इज 23-24। ओके, सो 23-24 का ये है इनवॉइस। तो इसका अगला नवंबर क्या रहेगा? कहने से 30 नवंबर 2024 रहेगा। 30 नवंबर 2024 रहेगा। ओके, तो यहां पर इसका आईटीसी कब तक लिया जा सकता है? तो आंसर इज 30 नवंबर 2024 तक जो भी GSTR 3B फाइल होगा, जो कोई भी GSTR 3B फाइल होगा, उसमें आप लोग ले सकते हो। ओके, 30 नवंबर 2024 तक में जो भी 3B फाइल करोगे उसमें ले सकते हो। ओके, या तो फिर या तो फिर actual date of filing annual return, whichever is earlier. Now let us understand what is the meaning of annual return. अब एनुअल रिटर्न क्या होता है? एनुअल रिटर्न पूरे साल का एक रिटर्न रहता है विच इज फाइल्ड आफ्टर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फाइनलाइज्ड। ओके, आफ्टर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फाइनलाइज्ड मतलब एनुअल रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है, द ड्यू डेट इज 31 दिसंबर। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो आप उसके पहले फाइल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ड्यू डेट इज 31 दिसंबर, लेकिन आप उसके पहले फाइलिंग कर सकते हो। आ रहा है समझ में?
तो यहाँ पर एनुअल रिटर्न क्या करता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनुअल रिटर्न, वो सुन लो। अभी फॉर एग्जांपल ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ओके, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका GSTR 1 है, ठीक है। अभी अगर मान के चलो कि आपने फिक्स असेट्स को सेल किया, ओके, यू हैव सोल्ड द फिक्स असेट फॉर रुपीज से 1 लाख। अगर फिक्स असेट को हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग P&L क्रेडिट पे सेल वैल्यू लिखते हैं या प्रॉफिट लिखते हैं? वेरी गुड, हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है, हम लोग प्रॉफिट का फिगर लिखते हैं। लेकिन GSTR 1 में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सेल वैल्यू, हम लोग लिखेंगे सेल वैल्यू, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख रुपया, एंड अज्यूम करते हैं कि 5,000 का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर आएगा 5,000। सो दिस इज क्रिएटिंग द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एज पर P&L, दैट इज क्रेडिट साइड एज पर P&L, एंड GSTR 1 का सप्लाईज। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है उसके लिए हम लोग को रीजनिंग लिखना पड़ता है। ये 95 का रीजनिंग क्या होगा, इट इज द फिक्स्ड एसेट सेल्स, ओके, तो ये रीजनिंग हमको लिखना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे गुड्स गया है, ओके, तो GSTR 1 में नहीं आया, लेकिन लेकिन P&L में आ गया रहेगा। तो इस तरीके का जो ट्रांजेक्शन्स रहता है वो हम लोग को GSTR 9 में रिपोर्ट करना पड़ता है, ओके। GSTR 9 दैट इज एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न में हम लोग को रिपोर्ट करना पड़ता है। सो एनुअल रिटर्न रिप्लेसेस ऑल योर GSTR 1, 3B एंड वॉट एवर, ओके। पर एनुअल रिटर्न क्या होना चाहिए, इट शुड मैच विथ योर फाइनेंशियल्स, ठीक है, मतलब जो फाइनेंशियल्स में फिगर गया है, जो आपका इनकम टैक्स में जाने वाला है, इनकम टैक्स ऑडिट में जाने वाला है, वो फिगर्स के साथ ये एनुअल रिटर्न क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। आया समझ में? सो एनुअल रिटर्न फाइल आप जब भी करोगे, ठीक है, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ओके। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। अगर आपका एनुअल रिटर्न 30 नवंबर के पहले फाइल हुआ तो एनुअल रिटर्न फाइल होने तक आप लोग आईटीसी ले सकते थे। लेकिन अगर आपका एनुअल रिटर्न 30 नवंबर के बाद फाइल हुआ तो आप लोग आईटीसी कब तक ले सकते थे, 30 नवंबर तक। आईटीसी ले सकते थे उसका मीनिंग ये होता है कि 3B में आपको लेना है, तो 3B आपका कब तक फाइल होना चाहिए, जो भी डेट्स आपका विच एवर इज अर्लियर आएगा उसके अंदर कोई भी 3B में आप लोग ले सकते हो। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर नाउ, समझ में आ गया? ओके, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो तुम लोग को यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इनवॉइस डेट से इट इज 16 अगस्त 2024, ओके। एनुअल रिटर्न का फाइलिंग डेट 30 दिसंबर 2025, ओके। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी, कैन आई से 30 नवंबर 2025 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। मतलब हम लोग को 30 नवंबर 2025 तक आईटीसी ले लेना चाहिए था। आया है समझ में? क्लियर है? जो डेबिट नोट होती है, तो डेबिट नोट का टाइम लिमिट क्या रहेगा, वो डेबिट नोट के डेट के हिसाब से चलेगा, ओके, नॉट एज पर द ओरिजिनल इनवॉइस डेट, ओके। डेबिट नोट अगर आपने बनाया है तो डेबिट नोट का आईटीसी, सॉरी, अगर आपके सप्लायर ने डेबिट नोट बनाया है आपके ऊपर, तो आपको डेबिट नोट का आईटीसी कब तक मिलेगा, डेबिट नोट के लास्ट डेट्स तक। समझ में आया पॉइंट? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टाइम लिमिट का एक्सेप्शन, ये टाइम लिमिट का एक्सेप्शन मतलब क्या है, आप लोग ये जो टाइम लिमिट है ना, इसके बाद भी आईटीसी ले सकते हो। कौन से केस में सर? इस केस में, जिस केस में हमने 180 दिन के बाद पे किया, ओके। मतलब यही एग्जांपल लेते हैं, हम लोग का ये इनवॉइस था, ओके, हमने आईटीसी अगस्त में क्लेम कर लिया, अगस्त 2024 में हमने आईटीसी क्लेम कर लिया है, लेकिन 6 महीने में पे नहीं करने की वजह से वी रिवर्स्ड द आईटीसी, वी हैव रिवर्स द आईटीसी। 6 महीने में रिवर्स किया, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हमने रिवर्स इन द मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी 2025 में रिवर्स कर दिया।
मतलब इस इनवॉइस का हमारे पास आईटीसी नहीं है। हमने उस बंदे को पे किया ऑन 31 जनवरी 2026। सर 2026 में तो ये टाइम लिमिट तो निकल चुका है। आंसर इज फिर भी आप लोग को जनवरी में आईटीसी दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि 180 डेज के बाद अगर आप पे करते हो, दिस इज द एक्सेप्शन टू दिस टाइम लिमिट। ओके, मतलब आपको कंडीशन क्या, पे करना है। ठीक है, अगर आपने आपके सप्लायर को पैसा दिया, देन दैट केस आप लोग को आईटीसी दिया जाएगा। ओके, फिर आप कभी भी उसको पे करो, चाहे इस टाइम लिमिट के अंदर या इस टाइम लिमिट के बाद, बिकॉज दिस टाइम लिमिट इज फॉर अवेलिंग आईटीसी। ओके, बट इन दिस केस यू आर री अवेलिंग द आईटीसी। ओके, मतलब ये सेकंड टाइम आप अवेल कर रहे हो, तो सेकंड टाइम अवेल करने का टाइम लिमिट कुछ भी नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम अवेलमेंट शुड बी विद इन टाइम लिमिट। आया समझ में? द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस सेक्शन, लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस सेक्शन, कैपिटलाइजेशन ऑफ आईटीसी कंपोनेंट। ओके, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ आईटीसी कंपोनेंट। ओके, अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ फिक्स एसेट्स खरीदा है फॉर रुपीज 1 लाख, जिसके ऊपर जीएसटी आपने 18,000 का पेमेंट किया। ओके, टू वेंडर 1,18,000। मतलब अगर आप लोगों ने ऐसा एंट्री पास किया, ओके, कैसा एंट्री, जीएसटी को कैपिटलाइज नहीं किया, मतलब कि कैपिटलाइज करने का मतलब होता है कि फिक्स अकाउंट में, फिक्स एसेट के अकाउंट में ऐड करना, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। लेकिन अगर आप लोगों ने कैपिटलाइज नहीं किया है, इसको अलग से दिखाया है, इसको क्या किया है, अलग से दिखाया है, तो गवर्नमेंट से आप लोग को आईटीसी मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 17। क्योंकि सेक्शन नंबर 17 अगर नहीं बोलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन सेक्शन नंबर 17 अगर अलाउ करता है तो ऐसे एंट्री पर आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ एंट्री ऐसी पास की, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट 1,18,000 टू वेंडर 1,18,000, इस केस में अगर सेक्शन 17 भी आपको अलाउ करता है तो भी आईटीसी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज यू आर नाउ गोइंग टू गेट डेप्रिसिएशन ऑन दिस 1,18,000। फर्स्ट वाले केस में डेप्री कौन से अमाउंट पे मिलने वाला था? फर्स्ट वाले केस में 1 लाख पे डेप्री मिलने वाला था, सेकंड केस में 1,18,000 पर। तो जब इनकम टैक्स एक्ट का डेप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है इस 1,18,000 के ऊपर, तो जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, आपको जीएसटी का आईटीसी चाहिए तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जीएसटी को अलग से दिखाना पड़ेगा। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। ओके, सो दैट्स इट विद दिस सेक्शन नंबर 16। एक बार मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूँ। आईटीसी लेने का 6 कंडीशन। सबसे पहला, रिसिपिएंट के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। सेकंड, गुड्स और सर्विस मिलना चाहिए। उसका एक्सेप्शन बिल टू शिप टू मॉडल, एंड उसमें एक पॉइंट था, अगर गुड्स लॉट्स में मिल रहा है तो लास्ट लॉट के मिलने पर आईटीसी मिल जाएगा। थर्ड, सप्लायर शुड पे टैक्स। फोर्थ, रिसिपिएंट शुड फाइल रिटर्न। फिफ्थ, सप्लायर शुड फाइल रिटर्न। एंड सिक्स्थ, आईटीसी शुड नॉट बी इन द रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। ओके, उसके बाद देखा हम लोगों ने कि हर रिसिपेंट को अपने सप्लायर को विद इन 180 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेट पे करना है। अगर पे नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। ओके, 180 डे रूल का 3 एक्सेप्शन। ओके, आरसीएम, शेड्यूल 1 एंड 15(2)(b) का एडिशन। समझ में आ गया? इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा? डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से लेके डेट ऑफ रिवर्सल तक। ठीक है, उसके बाद देखा हम लोगों ने टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी, इट इज 30th November ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, or actual date of filing annual return, whichever is earlier. But this time limit would not apply in case where payment is made after 180 days and after this time limit, तो भी आपको आईटीसी दिया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, आईटीसी का कैपिटलाइजेशन। अगर आप लोगों ने आईटीसी को फिक्स एसेट अकाउंट में ऐड किया तो इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने अलग से दिखाया तो आईटीसी मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 17। दैट्स इट विद दिस सेक्शन। थैंक यू सो मच।